नमस्कार दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा रेखा के पूरी जिंदगी के बारे में कहानी लेके आया हूँ। आज का सवाल है, एक तमिल बोलने वाली लड़की हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा कैसे बन गई। जिसको हिंदी बोलना नहीं आता था वो आज बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा है। एक बार रेखा ने बचपन में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। रेखा को आखिर अपने ही माँ बाप का नाजायज औलाद क्यों कहा गया था। बॉलीवुड के जंपिंग गर्ल कही जाने वाली रेखा को जितेंद्र ने अपने प्यार में धोखा क्यों दिया था। मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपशब्द क्यों कहे थे। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी क्या थी। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो आइए सवालों का जवाब शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम। रेखा का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। रेखा के पिताजी जेमिनी गणेशन एक चर्चित अभिनेता थे। कहा जाता है रेखा के जन्म के समय जेमिनी और उनकी मां पुष्पावल्ली ने शादी नहीं की थी। यही कारण है कि जेमिनी ने अपना नाम रेखा को नहीं दिया था। यही कारण है कि रेखा को लोग नाजायज औलाद कहने लगे थे। पुष्पावल्ली को जुए की लत लग गई थी, जिस कारण पूरा परिवार बर्बाद के कगार पे आ गया था। जिस कारण रेखा का बचपन बहुत ही तकलीफ से गुजरा था। रेखा के पिता रेखा को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण रेखा को अपनी मां के साथ बचपन गुजारना पड़ा था। पिता का नाम न मिलने के कारण रेखा को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी और बहुत बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा था। मीडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक रेखा का बचपन में कोई दोस्त नहीं था। कोई रेखा के साथ खेलता नहीं था। अगर कोई खेलता भी था तो उसके माँ बाप उसे रेखा के साथ खेलने के लिए मना कर दिया करते थे। वजह सिर्फ यही था कि रेखा के पिता ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। रेखा को जब स्कूल में भर्ती किया गया तो रेखा के कोई भी दोस्त नहीं बने। बच्चे उनका मजाक भी उड़ाने लगे थे और यही कारण था रेखा को अपने स्कूल से नफरत सी हो गई थी। रेखा को इस कारण पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और रेखा की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा था और परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा थी। लेकिन रेखा चाहती थी कि वो पढ़ लिख के जल्दी कुछ बन जाए और खूब पैसे कमाए। रेखा एयर होस्टेस बनना चाहती थी ताकि वो सारी दुनिया घूम सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैसे कमाने के चलते रेखा ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी। साल था 1968 और रेखा उस वक्त 9th क्लास में थी। एक दिन पुष्पावल्ली ने रेखा से पूछ ही लिया कि तुम क्या करना चाहती हो, या तो तुम पढ़ाई आगे करो, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देती हूं, और नहीं तो फिल्मों में काम करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो। रेखा ने खूब सोचा, फिर फिल्मों में काम करने का ही फैसला किया और इस तरह से रेखा की पढ़ाई छूट गई। रेखा स्टूडियो के चक्कर पे चक्कर लगाने लगी थी। उस वक्त रेखा बहुत स्मार्ट नहीं दिखती थी। रेखा का रंग थोड़ा दबा हुआ था और थोड़ी मोटी सी भी नजर आया करती थी। और एक और कमी थी रेखा में कि चूंकि रेखा तमिल बोलती थी, उसको हिंदी बोलना नहीं आता था। और यही कारण है कि रेखा को फिल्मों में हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा था। रेखा ने धीरे धीरे तमिल फिल्मों में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। रेखा को साइड रोल मिलने लगे थे। मुंबई के एक प्रोड्यूसर अपने फिल्म अनजाना सफर के लिए चेन्नई नए चेहरों की तलाश के लिए आए थे। प्रोड्यूसर का नाम था कुलजीत पाल।
कुलदीप पाल अनजाना सफर की हीरोइन के लिए वनश्री को साइन करने चेन्नई आए थे। वनश्री से कुलदीप की बातचीत चल रही थी, तभी कुलदीप ने देखा बगल के टेबल पे एक लड़की बैठी और बहुत सारा खाना ले रखी थी और जल्दी जल्दी घपड़ 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 खा रही थी, लेकिन उसमें बहुत ही मासूमियत था, चेहरा बहुत मासूम था। कुलदीप उसको देखते रहे और देखते ही रहे। कुलदीप को रेखा की मासूमियत बहुत अच्छी लगी। कुलदीप ने रेखा का घर का पता ढूंढकर फिर रेखा से मिलने रेखा के घर पहुंच गए थे। कुलदीप को यह पता चल गया था तमिल की फिल्म की हीरोइन पुष्पावल्ली की बेटी है। कुलदीप को रेखा पर एक अजीब सा खिंचाव हो चला था। कुलदीप जब पुष्पावल्ली के घर पहुंचे तो बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कुलदीप ने रेखा से पूछ लिया, कैन यू स्पीक हिंदी? रेखा ने कहा नो। कुलदीप ये सोचने लगे कि जब इसे हिंदी आता ही नहीं है तो हिंदी फिल्मों में कैसे काम करेगी और मैं इसे कैसे काम दूंगा। उस वक्त पुष्पावल्ली बात समझ गई और कहने लगी, मेरी बेटी की मेमोरी बहुत शार्प है। किसी कागज पर अगर आप डायलॉग लिख के इसे देंगे तो वो तुरंत आपको सुना देगी। कुलदीप ने रोमन भाषा में एक कागज पे डायलॉग लिखा और रेखा को दिया। रेखा अपने अंदर वाले कमरे में गई और 2 मिनट के अंदर में बाहर आ गई और बाहर आके रेखा ने पूरा डायलॉग हिंदी में अच्छी तरह कुलदीप को सुना दिया। वो डायलॉग था, सतीश अब वो दिन आ गया है कि मेरे और तुम्हारे बीच फूलों का हार नहीं होना चाहिए, हमारे 2 जिस्म एक जान होने चाहिए। ये था वो डायलॉग जिसे कुलदीप सुन के हैरान हो गए। कुलदीप सोचने लगे, ये तो कमाल है, जिस लड़की को हिंदी नहीं आता, तमिल वाली लड़की हिंदी डायलॉग अगर इतना अच्छा बोल सकती है तो ये हिंदी फिल्मों में भी काम कर सकती है। और उसी वक्त कुलदीप ने अपने बैनर के लिए रेखा को 5 साल के लिए साइन कर लिया और कुलजीत रेखा को बॉम्बे ले आए। शूटिंग के लिए बॉम्बे ले आए और शूटिंग शुरू भी हो गई थी। बॉम्बे रेखा के लिए नया जगह था, नया खान पान, नई भाषा, सब कुछ बिल्कुल नया सा रेखा को लग रहा था। यहां तक कि रेखा को बम्बईया हिंदी भी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल रेखा को मुंबई में मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। अनजाना सफर की शूटिंग शुरू हो गई थी। पहला शेड्यूल था। शूट के पहले शेड्यूल में ही रेखा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो रेखा को नहीं पता था और रेखा आज भी उस बात को सोच के सहम जाया करती है। रेखा के अपोजिट में हीरो थे विश्वजीत। विश्वजीत के साथ रेखा का एक रोमांटिक सीन था। डायरेक्टर ने रेखा को बताया था कि आज एक रोमांटिक सीन शूट होना है। रेखा तैयार थी, लेकिन रेखा को यह नहीं पता था कि इस रोमांटिक सीन में कैसे शूट होगा और क्या क्या शूट करने हैं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सारा प्लान पहले ही पता था और उन्होंने विश्वजीत के साथ मिलके प्लान तैयार कर लिया था। शूटिंग शुरू हो गई थी। रेखा और विश्वजीत आमने सामने थे। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, और विश्वजीत ने जाकर के रेखा को अपने बाहों में जकड़ लिया और फिर अपने ओठ रेखा के ओठ पे रख दिए। ये किसिंग सीन करीब 2 मिनट तक 3 मिनट तक लगातार चलता रहा। कैमरा इस सीन को अच्छी तरह क्लोजअप में कैप्चर कर रही थी और कैमरा ये भी देख रही थी रेखा की आंखें बंद थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और विश्वजीत किस पे किस किए जा रहे थे। जैसे ही ये सीन खत्म हुआ, डायरेक्टर ने कट बोला। विश्वजीत की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। रेखा दौड़ते हुए भागते हुए ग्रीन रूम के अंदर जाके रोने लगी और खूब रोई, बहुत रोई।
जब फिल्म के हीरो विश्वजीत रेखा को किस कर रहे थे तो रेखा ने उसका एक बार भी विरोध नहीं किया और फिर इस घटना को रेखा ने एक सपना मान के भुला दिया। अनजाना सफर फिल्म कंप्लीट हुई, फिर रिलीज भी हुई और खूब चली। फिर रेखा को फिल्में मिली, सावन भादो, साज और सनम, हसीनों के देवता और भी कई फिल्मों में रेखा ने काम किया। ये सारी फिल्में खूब चली, हिट रही। 1971 में रेखा को एक और फिल्म का ऑफर मिला। फिल्म का नाम था एक बेचारा। इस फिल्म में रेखा के हीरो थे जितेंद्र साहब। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इन दिनों रेखा और जितेंद्र की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। यहां तक कि फिल्मी मैगजीनों में दोनों के लव अफेयर्स भी छपने लगे थे। मशहूर फिल्मी पत्रकार यासीन उस्मान बताते हैं, रेखा और जितेंद्र धीरे धीरे बहुत पास आ गए थे और इनका प्यार का रिश्ता काफी मजबूत हो चला था। लेकिन जल्दी ही रेखा को ये पता चल गया कि जितेंद्र सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और जितेंद्र अपने पुराने गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को नहीं छोड़ सकते और ना ही रेखा के लिए शोभा कपूर को छोड़ेंगे। बस इसी बात पे रेखा ने जितेंद्र के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। दरअसल रेखा को जितेंद्र से प्यार हो गया था। रेखा के दिल में जितेंद्र के लिए जगह बन गई थी। जब जितेंद्र ने रेखा को छोड़ा तो रेखा को दिल में एक झटका सा लगा। इस बीच रेखा एक फिल्म में काम कर रही थी। फिल्म का नाम था ऐलान। फिल्म ऐलान में रेखा के ऑपोजिट हीरो थे विनोद मेहरा। रेखा का दिल अभी बिल्कुल टूटा हुआ था और उसके दिल के घाव भी अभी नहीं भरे थे। तभी विनोद मेहरा रेखा की जिंदगी में आए और दोनों की करीबियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्यार परवान पे चढ़ चुका था। फिर वही मैगजीन, वही खबरें, अफेयर्स की, रेखा और विनोद मेहरा के अफेयर्स की खबरें फिल्मी मैगजीनों में छपने लगी थी। यासीन उस्मान बताते हैं, रेखा को विनोद मेहरा से प्यार हो गया था और विनोद मेहरा भी रेखा के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। कई बार ताज होटल के शामियाने रेस्टोरेंट में दोनों को साथ साथ देखा जाने लगा था। हाथ में हाथ पकड़े, फिर सुबह हो या शाम लॉन्ग ड्राइव पर और भी कई रेस्टोरेंट में घंटों बातचीत करते हुए दोनों को देखा जाने लगा था। जब विनोद मेहरा के बहन की शादी हुई तो रेखा उस वक्त बिल्कुल घर के लोगों की तरह घर में व्यस्त थी। जितने भी मेहमान आए थे, रेखा उन मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी। रेखा को विनोद मेहरा का घर अपना घर महसूस होने लगा था। फिल्मी पत्रकार यासीन उस्मान बताते हैं, रेखा और विनोद मेहरा में प्यार तो हो गया था, लेकिन रेखा और विनोद मेहरा के प्यार के दुश्मन विनोद मेहरा के घर में ही थे। मतलब उनकी माँ कमला मेहरा बिल्कुल ही नाराज थी विनोद मेहरा के और रेखा के प्यार के संबंध में। वो नहीं चाहती थी कि रेखा इस घर की बहू बने। क्यों कि कमला मेहरा एक सीधी सादी घरेलू औरत चाह रही थी और रेखा एक फिल्मी माहौल की लड़की थी, तो इसलिए कमला मेहरा रेखा को बहू बनाने नहीं चाहते थे। बहू के मामले में रेखा कहीं भी फिट नहीं बैठ रही थी क्योंकि रेखा एक आधुनिक लड़की थी। लेकिन विनोद मेहरा ये चाह रहे थे कि रेखा किसी तरह से माँ को इम्प्रेस कर सके और रेखा ने कमला मेहरा को इम्प्रेस करने की कोशिश भी बहुत की थी। लेकिन कमला मेहरा विनोद के माँ ने रेखा को घर के बहू बनाने से इनकार कर दिया था। कमला मेहरा किसी भी कीमत पर रेखा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। कमला मेहरा ने साफ साफ शब्दों में विनोद मेहरा को कह दिया था कि किसी भी कीमत पे रेखा को मैं अपनी घर की बहू
नहीं बनाऊंगी। रेखा को जब ये पता चला तो रेखा बहुत विचलित हो गई थी और रेखा को याद आने लगी जितेंद्र की बेवफाई। विनोद मेहरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और विनोद मेहरा ने रेखा से छुप कर शादी करने की सोच ली। मशहूर पत्रकार यासीन उस्मान बताते हैं कलकत्ता के सर्कस पार्क के देवी मंदिर में दोनों ने शादी कर लिया और शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को अपनी पत्नी बनाकर सीधा मुंबई अपने घर ले आए थे। विनोद मेहरा जैसे घर पहुंचे उनकी मां ने दरवाजा खोला और वो रेखा को बहू के लिबास में देख के भड़क उठी। उसने रेखा को दरवाजे पर ही बहुत उल्टा सीधा सुनाया, यहां तक कि हाथ उठाने तक की नौबत आ गई थी। यह देख के रेखा रो पड़ी और रोते हुए वहां से बिल्डिंग से बाहर लिफ्ट की तरफ चली गई। ये देख के विनोद मेहरा कुछ समझ नहीं पाए, वो भी रेखा के पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ भागे और वहां जाकर विनोद मेहरा ने रेखा को खूब समझाया कि चिंता मत करो, मैं मां को समझा बुझाकर इस वक्त तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें घर से फिर दोबारा ले आऊंगा। यासीन उस्मान बताते हैं जैसे जैसे दिन बीतने लगा विनोद मेहरा ना तो कभी रेखा के घर आए और न रेखा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले गए। रेखा इस बीच अपने फिल्मों में अपने शूटिंग में व्यस्त रहने लगी थी। रेखा फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और वो फिल्में थीं कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, नमक हराम। लेकिन रेखा ने अब तक अपना घर मुंबई में नहीं बनाया था। वो अजंता होटल के एक कमरे में किराए पर रह रही थी और रूम नंबर था 115। अजंता होटल का कमरा ही उनका घर था। धीरे धीरे रेखा की माली हालत सुधरती गई और रेखा ने जुहू बीच अपार्टमेंट में अपना खुद का एक फ्लैट खरीद लिया और होटल अजंता वाले फ्लैट से अपने जुहू वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। इसी फ्लैट में रेखा के चंद मंजिल ऊपर जया भादुड़ी रहती थी। एक ही अपार्टमेंट में जया और रेखा के साथ रहने के कारण दोनों में दोस्ती खूब गहरी होने लगी और एक दूसरे के यहाँ आने जाने भी लगे थे और दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन जया भादुड़ी के फ्लैट में रेखा की मुलाकात जया भादुड़ी के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से हुई। उस वक्त अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बन के बिल्कुल तैयार थी और रिलीज भी हुई और सुपर हिट भी हो गई थी। फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने शादी कर लिया था और फिर जया भादुड़ी से जया बच्चन बन गई और अमिताभ के घर में रहने लगी थी। प्रोड्यूसर दुलाल गुहा एक फिल्म बना रहे थे दो अनजाने, जिसमें अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट हीरोइन रेखा को दुलाल गुहा ने साइन किया था। मशहूर पत्रकार यासीन उस्मान बताते हैं दो अनजाने के शूटिंग के समय ही अमिताभ बच्चन और रेखा के लव अफेयर शुरू हो गए थे। यूं कह सकते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई थी। पत्रकार यासीन उस्मान द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेखा के नाम से जो किताब लिखी है, इस किताब में रेखा के जीवन के बारे में विस्तार से सब कुछ लिखा है। रेखा और अमिताभ बच्चन का प्यार ये बहुत परवान चढ़ा था, लेकिन इस वीडियो को मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। अभी अगर बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाए। सन 1980 का दौर आ चुका था और इस वक्त रेखा की करीब आधी दर्जन पिक्चरें आ चुकी थी और वो फिल्में थी उत्सव, आंधी, इजाजत, संस्कार, बीबी हो तो ऐसी,
उमराव जान, खून भरी मांग और भी कई फिल्में हैं। एकदम से 4 मार्च 1990 को रेखा के जीवन में एक भारी बदलाव आया। रेखा ने दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। रेखा ने अपनी दिल्ली वाली दोस्त वीना से अपनी शादी की इच्छा बताई थी। रेखा चाहती थी कि अब वो शादी कर लें और घर बसाएं। साल था 1989। वीना दिल्ली में रहती थी। वीना का फोन आया रेखा के पास, दोस्त से बात कराई और वो थे दिल्ली के काफी नामी धामी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल। पहली बार रेखा की मुकेश अग्रवाल से बातचीत हुई, लेकिन रेखा को कोई खास बात समझ में नहीं आई। रेखा को एकदम से मुकेश पसंद नहीं आया था, बस बातचीत हुई थी। रेखा मुकेश अग्रवाल से इम्प्रेस नहीं हुई। धीरे धीरे कई बार फोन पर बात होने लगी मुकेश से। धीरे धीरे रेखा को सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और अच्छे नेचर से रेखा को मुकेश अच्छा लगने लगा था। उधर रेखा की दिल्ली वाली दोस्त वीना मुकेश से शादी के लिए रेखा को मोटिवेट करती रहती थी। वो भी चाहती थी कि रेखा की शादी हो जाए और रेखा सेटल हो जाए। रेखा मुकेश से इम्प्रेस तो हो गई थी, लेकिन शादी का कोई विचार मन में नहीं आया था। 4 मार्च 1990 को एक बार रेखा की मुकेश अग्रवाल से फॉर्मल मुलाकात हुई दिल्ली में, और इस फॉर्मल मुलाकात में मुकेश ने रेखा से अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी और रेखा उसी वक्त तैयार हो गई और उसी दिन दोनों ने शादी कर लिया। और शादी करने के बाद 1 हफ्ते के लिए हनीमून मनाने लंदन चली गई। रेखा ने 4 मार्च को रात को 10:30 बजे शादी की थी मुक्तेश्वर मंदिर में। हनीमून पर रेखा बहुत खुश थी। रेखा को मुकेश का प्यार मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली और क्या चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद रेखा को मुकेश की असलियत का पता चल गया। मुकेश अब रेखा के पति हैं, तो रेखा ने इस बात को भुला दिया था। लेकिन 1 महीना बाद रेखा को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मुकेश रेखा को अपनी पत्नी नहीं मानते। वो सिर्फ इस बात पे थे कि मैंने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस बात को जानकर रेखा को बहुत सदमा लगा और बहुत ही दुख हुआ। मुकेश को ऐसा लगता था कि रेखा को पाकर उसने जग जीत लिया है। फिर धीरे धीरे मुकेश और रेखा में खटास बढ़ने लगी। इस बीच रेखा और मुकेश के साथ और भी कई घटनाएं घटी। मुकेश ये चाहते थे कि रेखा फिल्मों में काम ना करे, लेकिन रेखा ने शादी से पहले ही मुकेश को ये बता दिया था कि मैं आगे फिल्मों में काम करूंगी। रेखा ने ये बता दिया था कि वो बॉलीवुड से संन्यास नहीं लेंगी। धीरे धीरे मुकेश की बीमारी और भी बढ़ती जा रही थी। अभी शादी हुए सिर्फ 3 महीना हुआ था और रेखा काफी परेशान होने लगी थी। और रेखा को इस बात का पछतावा भी होने लगा था कि मैंने मुकेश से शादी क्यों की। फिर एक दिन रेखा ने ये मन बना लिया कि मैं मुकेश से तलाक ले लूंगी। उस वक्त मीडिया ने भी इस बात को खूब उछाला था। मशहूर पत्रकार यासीन उस्मान अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेखा में ये लिखते हैं कि रेखा ने फोन पे मुकेश को खूब समझाया था कि अगर एक दूसरे की नहीं बनती तो उसमें तलाक लेने में क्या दिक्कत है। रेखा ने यह भी कहा था कि अगर कोई शादी सफल नहीं होती तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप परेशान मत हो, मेरे से गलती हो गई थी तुम्हें समझने में, और अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरे से तलाक ले लो। रेखा ने यह भी कहा था कि अगर आप ये सब होने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके साथ जीवन नहीं बिता पाऊंगी।
रेखा ने यह भी कहा था, मैं आपके साथ शादी के बंधन में जुड़ी रहूं ये भी नहीं हो सकता। रेखा का कहीं कोई दोष नहीं है। मुकेश को पहले ही सब कुछ बताना चाहिए था रेखा को। पूरी बात जाने बिना किसी पे दोष लगाना भी उचित नहीं है। फिर आया 1990 का दशक और रेखा ने कई फिल्मों में काम किया। वो फिल्में थी शेषनाग, इंसाफ की देवी, मैडम एक्स, अब इंसाफ होगा, मेरा पति सिर्फ मेरा है और भी कई फिल्मों में रेखा ने काम किया। फिर साल 2000 में फिल्म लज्जा में काम किया। 2003 में रेखा की फिल्म आई भूत। 2005 में कुड़ियों का जमाना, परिणीति, इन फिल्मों में रेखा ने काम किया। फिर रेखा ने कोई मिल गया, क्रिश जैसी फिल्मों में भी काम किया। 2012 में रेखा को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का भी सदस्य बनाया था। 2014 में रेखा ने फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया और वो फिल्म थी सुपर नानी। दोस्तों, फिलहाल अभी रेखा बॉलीवुड के लाइमलाइट से बहुत दूर है। अभी ना तो किसी फिल्म में काम कर रही है, ना ही किसी टेलीविजन के शो में, ना ही किसी वेब सीरीज में। तो दोस्तों, ये थी रेखा के जीवन की आत्मकथा। नमस्कार।